Assalamu alaikum, Nazrim. Welcome to the Global News Watch. I'm your host, Hamid Rathore, and today we have our expert analyst, Dr. Hassan Rana. Assalamu alaikum, sir. Welcome to the show. Welcome, sir. Today we are going to talk about the recently something very disappointing has happened. इससे पहले भी हो चुका है, नूपुर शर्मा का केस था। और भी इस तरह के इस्लामिक फोबिक रवैया जो है बीजेपी गवर्नमेंट का, वो हमारे सामने आता रहा है। लेकिन इस दफा कुछ थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। कुछ हुआ है कि हजारों की तादाद में मुस्लिम जो है उन्होंने मार्च किया है टुवर्ड्स मुंबई, और वो गए हैं, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया है। इसी के सिलसिले में हम मजीद जानेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये क्या हो रहा है। इस्लामोफोबिक रवैया तो था, मतलब साफ नजर आ रहा था बीजेपी का एजेंडा क्या है, लेकिन अब ये जो एक रिएक्शन आया है, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? ये क्या आप एक्सपेक्टेड रिएक्शन था, या व्हाट डू यू से अबाउट दिस? थैंक यू हामिद। हामिद, हमने कुछ दिन पहले जो प्रोग्राम में किया था उसमें मैंने आपको ये कहा था कि आप ये देखेंगे कि जो मुसलमान हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, जिनकी परसिक्यूशन की जा रही है, और ये सब कुछ हुकूमत की सरपरस्ती में किया जा रहा है। और मैंने आपको ये कहा था कि आप देखेंगे कि मुसलमान बाहर आएंगे, अब अपने हकूक के लिए आवाज उठाएंगे। ठीक है, और ऐसा ही हुआ, आप देख लें। इंडिया की तारीख में, बल्कि कह लें या मुंबई की कम से कम तारीख में, सबसे बड़ा मार्च या प्रोटेस्ट था ये मुसलमानों की जानिब से जो किया गया। हजारों लाखों लोग इसमें शरीक हुए, हजारों गाड़ियां और दूसरी जो व्हीकल्स थे उसको उस समेत शरीक हुए। और ये किसके खिलाफ शरीक हुए हैं और क्यों वहां इकट्ठे हुए हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो है वो पेश आया। आप देखें कि अगस्त के महीने में वहां पे एक पंडित है हिंदू जिनका नाम रामगिरी बाबा है, या पंडित रामगिरी या गिरी उनको कहते हैं। उसने जो है वो तौहीन रिसा मुबैना तौर के ऊपर तौहीन रिसालत की। और ऐसे एक वीडियो एक्चुअली वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने जो जिसमें उसने तौहीन अमेज अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए, और तौहीन मजहब पर मुश्तमिल मवाद था वो। तो आप देखें कि उसके बाद मुसलमानों में जाहिर सी बात है कि बड़ा गम गुस्सा था वहां पे। लेकिन इसके ऊपर क्या हुआ, आप देखें कि मुसलमान जो थे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, इंतजामिया की वहाँ जो है वहाँ उनसे ये मुतालबा किया कि ये जो हेट स्पीच है जो की गई है इस पे एफआईआर काटी जाए। तो ऊपर से आप देखें कि क्या हुआ कि जो एमएलए है नितेश राणे, जो बीजेपी का एमएलए है, उसने एक जलसे के अंदर सितंबर में एक जलसे के अंदर बकायदा मुसलमानों को धमकी लगाई। और उसने धमकी लगाई कि ये जो जी जी कि ये जो बाबा है जिसने तौहीन मजहब पर मबनी जो इसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वीडियो के अंदर, उसने कहा कि इस बाबा को खबरदार किसी ने हाथ भी लगाया। तो हम ये देखिए वो सब चीजें वैसी ही होती होती जा रही हैं जैसा कि हम एनालिसिस कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि इंडिया अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, और उस वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में टुकड़े जो कर रहा है वो खुद कर रहा है, किसी को जरूरत नहीं है करने की। तो क्या हुआ, उस प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ। और देखें कि जो साबिक एमपी हैं मुसलमान वहां के, इम्तियाज जलील साहब हैं, उनकी क्यादत के अंदर उन्होंने लीड किया, और मुंबई की तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और एक दफा मोदी गवर्नमेंट जो है वो हिल के रह गई। 50 से जायद जो है वो एफआईआर जो है वो हो चुकी हैं इस वक्त, ये जो पंडित बाबा है इसके ऊपर। और ये एक आदि मुजरिम किस्म का आदमी है। और मैं आपको एक बताऊं, ये एक इंतहाई 2 नंबर आदमी है। आप इसकी तारीख में पीछे जाएंगे तो आपको कई वाकयात डिफरेंट और किस्म के इसके जो है ना क्राइम, सोशल क्राइम से मुतलिक भी चीजें आपको इससे मुतलिक मिल जाएगी। आप जानते होंगे, बल्कि आप तो खुद इस पे काफी तहकीक करते हैं, कि वहां पर बेशतर ऐसे जो बाबा हैं जिनका ताल्लुक असल में, जिनको बीजेपी इंतहा पसंद जो हुकूमत है मोदी की वो सपोर्ट करती है, वो सारे ही इस किस्म के जो है ना हेट स्पीच पे जो है वो करते रहते हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों में इश्तियाल आता है। तो जाहिर सी बात है। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक देखें कि ना नितेश राणे को गिरफ्तार किया गया, और ना ही ये जो बाबा है पंडित, इसको गिरफ्तार किया गया। हालांकि
इसके खिलाफ 50 से ज्यादा FIR जो है इस वक्त दर्ज हो चुकी हैं। तो इंडिया की ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, इंतहा पसंद ये जो मोदी गवर्नमेंट है, इसका चेहरा दिन ब दिन खुलकर सामने आता जा रहा है। और मैंने आपको एक बात और भी कही थी हामिद, अ, देखें हमारे पास हम बहुत बड़े शायद सहाफी तो नहीं है कि हमारे पास चिड़िया हो जो हमें खबर ला के देती है, लेकिन हम तो छोटा मोटा एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको ये कहा था कि जो दलित्स हैं, आप गौर, मेरा पिछला हमारा प्रोग्राम दोबारा सुनिएगा, मैंने आपको कहा था जो दलित्स हैं वो भी बाहर आएंगे। और हैरानकुन तौर पे मुसलमानों के ये साथ इस प्रोटेस्ट के अंदर दलित भी शामिल हुए हैं मुसलमानों के हक में। ठीक है, तो अब आप देखते ये जाएं ये बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट है अगर दलित जो है मुस्लिम के साथ शामिल हो चुके हैं। जी जी तो डॉक्टर साहब, ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, ये जो हमें देखने को मिली दरबार साहब गोल्डन टेम्पल के ऊपर जो किया हम्म गया, या फिर उसके अलावा जो मुस्लिम चर्चों को आग लगाई गई, जी या जी गुजरात रॉयट्स हों या और इस तरह के वाकयात हों जिसके अंदर स्टेट जो है वो बकायदा सपोर्ट कर रही होती है, एनकरेज कर रही होती है, तो आखिरकार ये इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद आपको कोई उम्मीद है कि इसका कोई हल निकलेगा और बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो अपनी इस तरह की शैतानी हरकत से बाज आएगी? नहीं, ये बाज नहीं आएगी, क्योंकि देखें कि उनका शैतानी एजेंडा तो अखंड भारत है ना। और ये तो आप समझ लें कि वो तो बाज नहीं आएंगे, तो कभी भी बाज नहीं आएंगे। अभी आप देख लें कि जो कांग्रेस के कुछ रहनुमा हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है। और वो तो खुद बड़े तंग हैं इससे, क्योंकि वो वो थोड़े से प्रोग्रेसिव हैं इनकी निस्बत, थोड़े से। और आप हम्म। देखें कि वो कहते हैं कि जो इंडिया को मोदी जो है वो पीछे उसने 50 या 70 साल पीछे धकेल दिया। मैं ये कहता हूँ 50 60 या 70 साल नहीं, वो 150 200 साल पीछे धकेल देगा, इससे भी ज्यादा हजारों साल। क्योंकि आप देखें कि ये इस तरह से चल नहीं सकता कभी भी। मुसलमान, सिख और दलित, ये तकरीबन आप देखें दलित तो इकट्ठे हो गए ना, मुसलमानों के लिए बाहर आ गए साथ। और जो सिख हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आते जा रहे हैं मुसलमानों के साथ। और जब ये इकट्ठे होकर बाहर आएंगे तो आप देखें कि अब भी जिसे कहते हैं कि उनका बुरा हाल हो गया मोदी गवर्नमेंट का मुंबई के प्रोटेस्ट देख के। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि जब ये इकट्ठे होकर दोबारा अगर बाहर आ गए तो फिर इनका क्या हाल होगा। ये आदि मुजरिम है, ये बाज नहीं आएंगे। और ये इंडिया के, मैंने आपको फिर कह रहा हूं, मैं अक्सर प्रोग्राम में आपको कहता हूं, ये इंडिया के 26 नहीं 28 टुकड़े करवाएंगे, 18 नहीं 28 टुकड़े करवाएंगे। और ये इसी की वजह से होंगे। ओके डॉक्टर साहब, आपने बात की अखंड भारत की। इंडिया ने जो नई अपनी पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन की, उसके अंदर जो नक्शे बनाए गए, उसके अंदर भी जो सेवन सिस्टर स्टेट्स हों या पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वह अखंड भारत का पूरा नक्शा उसके अंदर दिखाया गया और बकायदा वहां पे कुछ सीट्स जो है मुख्तस की गई और कहा गया कि जब हम अखंड भारत बना लेंगे तो ये उनके MLAs के लिए होंगे। इरादे तो उन्होंने अपने जाहिर कर दिए हैं और वो बिल्कुल आया है। लेकिन एक और चीज जो मेरी नजर से गुजरी वो है इंडस वाटर ट्रीटी। मैं एक जियो एनालिस्ट और एक्सपर्ट, एक नहीं बल्कि कई जो जियो पॉलिटिक्स एनालिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि आने वाले वक्तों की जो जंगें हैं वो पानी पे होंगी, जो फ्रेश वाटर पे होगी। और क्योंकि इसकी पहले ही बहुत किल्लत है दुनिया में, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्लान तैयार किया जा रहा है, पहले तो मुझे ये बताएं कि इंडस वाटर ट्रीटी किस जानिब ये जा रही है, और ये जो प्लान इंडिया की तरफ से तैयार किया गया है कि पाकिस्तान को खुश्क करके, खुश्क साली के थ्रू प्यासा मारने का, इसके बारे में मुझे बताएं कि आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? देखिए, एक बड़ा सादा सा ये एक मसला है, ये कोई बहुत मैं नहीं समझता कोई मुश्किल चीज है। देखें, ये जब से पाकिस्तान बना, उस उसके बाद से मसाइल थे पानी के। क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी पानी, पाकिस्तान नीचे है और इंडिया के पास ऊपर के इलाके हैं, और सारा पानी वहां से ही आता है। ठीक है। और इस पे आखिरकार वर्ल्ड बैंक ने 1960 के अंदर, आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक की सालसी के अंदर, उस वक्त नेहरू की गवर्नमेंट थी, यहाँ अयूब था, और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो मुआहदा जो हो गया। और उसके अंदर तय पाया कि जो रावी, सतलुज और ब्यास है उसका पानी, यानी इंडिया जो है वो इस्तेमाल करेगा। इसी तरीके से जेलम, चिनाब और सिंध जो है वो इंडस रिवर जो जिसको हम कहते हैं, उसका पानी जो है वो, ये एक बड़े सादे से अल्फाज में समझा रहा हूँ, वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। और इसमें
बड़ी समझने की एक बात है कि इंडिया को भी पाबंद किया गया कि आप इसके ऊपर ये जो रावी, सतलुज और ब्यास के जो पानी है, इसको आप इस पे कोई डैम नहीं बना सकते, और इसी तरीके से इसके ऊपर इनका रुख नहीं बदल सकते। असल इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है इसके अंदर, मैं जो समझता हूँ हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात। और जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि इंडिया जो है वो अपने ही सिटीजन्स, जो अपने उसके शहरी हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, और उनको नहीं बख्श रहा, उनकी परसिक्यूशन कर रहा है, जुल्म कर रहा है उनके खिलाफ, तो वो पाकिस्तान को कैसे छोड़ेगा ना किसी भी सूरत में। तो ये उसकी आबी जारियत है, और ये उसकी, हम देखें, आपने कहा ना कि पानी, ये पानियों की जंगें आज से नहीं है। आप आज से 3,000 साल पुरानी जंगों को भी अगर उठा के देखेंगे तो उसमें से भी कई जंगें आपको पानियों की जंगें ही मिलेंगी। और पानी को आपको पता है कि जिंदगी की अलामत समझा जाता है ना, पानी के बगैर तो कुछ भी नहीं। अब इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो खुश्क साली का शिकार हो जाए मुकम्मल तौर के ऊपर। और एक बात होती है ना कि दो हमसाये होते हैं, वो ठीक ठाक रह रहे होते हैं बिलफर्ज ना, तो एक हमसाया जो होता है वो जरा होता है जानबूझ के लड़ाई करने वाला। मैं बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूँ, बिला वजह लड़ाई करने वाला। एक मुआहदा हो चुका है और बड़े ठीक ठीक तरीके से चल रहा है, तो वो जानबूझ के उसको तंग करता है पाकिस्तान को। आप देखेंगे हम्म। 50 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उसने जो है वो खिलाफवर्जी करते हुए इन दरियाओं के ऊपर बनाए, जो कि वो नहीं बना सकता था। और लेकिन इतना, सवाल ये पैदा होता है कि वर्ल्ड बैंक कहाँ पे है, क्योंकि 1990 में जब ये एग्रीमेंट साइन या ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, 60। तो इसके इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो था वो एज अ मेडिटेटर या आर्बिट्रेटर आया था। और तो वो अब कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक कोई एक आम इदारा तो नहीं है, वो तो इंडिया से सवाल कर सकता है। जी, तो इस वक्त वर्ल्ड बैंक की हैसियत क्या है? वर्ल्ड बैंक की हैसियत वही है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की क्या हैसियत है? ठीक है, तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत है, जो इसराइल इस वक्त जैसे साइबर अटैक्स जिस पे हमने किया, प्रोग्राम किया था, तो साइबर अटैक्स जो हैं वो कोई लीगल तो नहीं है, किसी कानून कन्वेंशन के अंडर तो नहीं आते ना, टेररिज्म है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो वहां पे यूएन कहाँ है? तो इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक जो है ये सिर्फ जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि गरीब को दबाने के लिए हैं ये सारे इदारे जो इंटरनेशनल बने हुए हैं। पाकिस्तान गया है और उनके साथ बातचीत भी, अभी भी कमीशन जो है वो काम कर रहा है, आपको पता होगा अभी भी जो मसला पड़ा हुआ है। देखिए असल में क्या जी कह जी। रहा है, हमें समझना पड़ेगा इंडिया। सितंबर में कोई डेवलपमेंट भी आई है मेरे जी, ख्याल से। देखिए जी। इसमें समझना पड़ेगा इंडिया क्या कह रहा है। इंडिया कह रहा है कि इंडिया की आबादी बढ़ गई है, और जो दरिया हमें दिए गए थे उनका पानी कम हो चुका है, और पाकिस्तान का जो पानी है वो ज्यादा है। और फिर कई पहले उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पानी जाया कर रहा है, और ये भी काफी चीजें हैं इस तरह की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो दरियाओं का रुख बदला है, वहां पे पानी का रुख बदलने की मजीद कोशिश कर रहे हैं, ये आबी जारियत नहीं है, ये टेररिज्म नहीं है ना? तो बिल्कुल। इसके ऊपर जो जो आलमी इदारे हैं अगर वो खामोश हैं, या मैं ये समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान जो है वो लैग करता है, और पाकिस्तान ने बहुत, मैं कैपेबल नहीं है हमारे लोग, मैं तो यही कहूंगा। आप ये देखें कि मौजूदा, हम तो अभी डिजिटल डिप्लोमेसी जो चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसमें हमने क्या काम करना था, हम तो लॉबिंग ही नहीं कर पाए। हम तो जो हम वो ये वो मुआहदे हैं जो कि साफ तौर पर लिखे गए हैं, हम तो उसके ऊपर नहीं उनको चीजें मनवा सके अपनी बहुत सारी। और इंडिया ने इस जब कदर, साहब अगर कोई कमी रह गई हुकूमत की तरफ से तो आप क्यों नहीं मैसेज भेज देते? अगर इंडिया को इतना मसाइल का सामना है आबादी के, तो हम ऐसा करते हैं कि कश्मीर हमारी तरफ कर दे, पंजाब को अलहदा कर दे, तो इंशाल्लाह जो आबादी के मसाइल हैं इंडिया के वो खत्म हो जाएंगे, पानी के देखिए मसले भी खत्म इंडिया, हो जाएंगे। सॉरी, देखें इंडिया का मसला तो हम पहले जिक्र कर रहे थे कि इंडिया तो अपने मसाइल के ऊपर से नजरें उठवाने के लिए, यानी लोगों की तवज्जो उस तरफ ना हो तो वो इस तरह के काम हम्म। करता है, वरना उसके इंटरनल मसाइल इस कदर हैं कि अगर अभी हम इस पे प्रोग्राम शुरू कर दें तो पता नहीं कितने हजार घंटों के प्रोग्राम इसी के ऊपर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल। बात यह है कि वो इंटरनेशनली और अपने लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं जो है वो पढ़ने देना चाहता। और क्योंकि अगर लोग इस तरफ भी आ गए तो वो भूख नंग और अफलास से वहां पे जो लोग मर रहे हैं, अगर वो तो सारे अगर निकल आए तो क्या हाल होगा ना। तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ भी जरा थोड़ा सा लगा के रखें लोगों को, और इस तरफ ना आने दें। तो ऐसा, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये मुआहदा हो चुका है, बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है।
इंटरनेशनली जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो न्यूट्रल जो एनालिस्ट हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी यही कहते हैं कि ये तो मुआहिदा बड़ा जबरदस्त हो गया हुआ एक दफा, और ये ऐसे चलता रहना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ तंग करने की बात है, कुछ भी हम्म। नहीं है, ये उसकी अब भी जारियत है। और देखें, ये अब से नहीं है, हर थोड़े अरसे के बाद शुरू करता है वो, हर 1 साल 2 साल 4 साल के बाद जो है ना, वो इसको लेके फिर सामने आता है। तो मैं नहीं समझता कि इसका कुछ बनेगा, इसका कुछ भी नहीं बनेगा सिवाय अच्छा, इसके। डॉक्टर साहब आपने कहा यूएन कहाँ पे है, तो यूएन से मुझे याद आया कि यूएन कश्मीर में कहाँ पे है, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त एक 29 साल कैसर अहमद, या बिलाल अहमद। मैं नाम बोल रहा हूँ, बिलाल अहमद। बिलाल अहमद 29 साल नौजवान जो है वो जेल के अंदर जुल्म और बर्बियत का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुका है। और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ऐसे बहुत से वाकयात हैं। तो यूएन कहाँ पे है? यूएन मेरी नजर आ रहा। और जो इंडिया का जो जुल्म है कश्मीरियों पे, वो कब तक जारी रहेगा? और इस पे क्या आप देख रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? हामिद देखें, तकरीबन मेरा ख्याल है कि अभी अभी तक तकरीबन 1 लाख से जायद जो हैं वो लोग जो हैं शहीद हो चुके हैं। ठीक है। जी। और तकरीबन शायद जो जेलों के अंदर कस्टडी में शहीद हुए हैं वो शायद 8-10 हज़ार हैं, और ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। और अभी बिल्कुल। लास्ट लास्ट मंथ की अगर आप देख लें तो कई सौ लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अगस्त की बात कर रहा हूँ, ऐसे। अगस्त। तो अब ये जो बेचारा बिलाल अहमद है, ये भी इसके ऊपर इल्जाम लगाया, और इसको 2020 में पकड़ा, और इस पे इल्जाम लगाया दहशत गर्दी का और इसी तरह का। और ये बेचारा, इसके ऊपर तशद्दुद किया, और फिर ये बीमार हो गया। और आप ये अंदाजा लगाएं कि इसको, ये जब बीमार हुआ तो इसको इसका इलाज तक नहीं कराया गया। और कहा जा रहा है अच्छा। कि इसके इर्द गिर्द जो 7 जो कैदी थे, उन्होंने उन्होंने जो है वो पुलिस को कहा कि भाई खुदारा इसको लेके जाओ हॉस्पिटल और इसका इलाज करो, ये मर जाएगा। उसको नहीं लेके गए कहीं पे भी। और जब वो बेचारा शहीद हो गया, तो उसके बाद उठा के उसको ले गए, और जाहिर सी बात है, वो तो एक्सपायर हो गया था बेचारा। तो ये आप देखें कि हम आलमी इदारों की बात कर रहे हैं, तो आलमी इदारे बिल्कुल खामोश हैं, और उनकी खामोशी जो है ये मुजरिमाना है। और लाखों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, और आए रोज जो है ये वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप अभी तो हमने बात नहीं की, अभी देखें इलेक्शन जो करवाया गया कश्मीर के अंदर, पूरी दुनिया चीख उठी बिल्कुल। है। पूरी दुनिया चीख उठी है इसके ऊपर कि भाई यहाँ इलेक्शन, ये कौन सा इलेक्शन है भाई? कश्मीरी जो है वो उन्होंने बायकॉट कर दिया, उसका कौन से इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? तो बात सिर्फ ये है कि हम ये चीजें, लेकिन एक तरफ अगर हम ये देखें कि जुल्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ एक और चीज भी देखें कि कश्मीर के अपने जो लोग हैं वो किस कदर जो है वो उठते चले जा रहे हैं इस हुकूमत के खिलाफ। इंडिया के अंदर से जो है वो लोग, अब ये आवाजें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं। पहले तो कहते थे ना कि जी ये दहशतगर्द हैं, यानी पहले तो देखिए, पहले उनको कहते थे मिलिटेंट्स। आपको याद होगा 9/11 से पहले ना उनको बिल्कुल। मिलिटेंट्स कहते थे, अस्करियत पसंद, अलैदगी पसंद। ठीक है। 9/11 के बाद उन्होंने भी टेक्नोलॉजी बदल दी, और उन्होंने मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया, वोकैबुलरी चेंज कर दी उन्होंने ना। लेकिन आप ये देखें, आतंकवादी। आतंकवादी। लेकिन अब ये आप ये देखें कि इंडिया के अंदर से ही लोग हैं जो कि अब उनके भी हक में बात करना शुरू हो गए हैं। और ये चीजें ज्यादा देर चलेंगी नहीं, ये चल नहीं सकती हैं। मैं फिर ये बात रिपीट करूंगा, ये चीजें चीजें चल नहीं सकती। क्रॉस जो बॉर्डर टेररिज्म है, इंडिया हर तरीके से वो जो है ना वो चीजों को लेके चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी के वाकयात कराता है। कुलभूषण यादव बलूचिस्तान से पकड़ा गया। अभी बिल्कुल, अभी आप कुलभूषण याद है। अभी आप देखें कि परसों, असल अभी कल या परसों की बात है कि जो अदीला बलोच है, नौरीन नामी जी जी खातून जी जो है। जी, नौरीन और अदीला बलोच, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जी। है, और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो सब कुछ जो है ना वो झूठ बताया गया, और हमें कहा गया कि खुद कुछ हमले किए जाए। तो ये सब इनको जो बैक कर रहा है, और ये सारा जो नेटवर्क दहशतगर्दी का चला रहा है, वो इंडिया ही चला रहा है। कुलभूषण यादव कहाँ से पकड़ा गया? ठीक है। अब देखें, बिल्कुल। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान स्टेबल ना रहे,
तो वो यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात करवा रहा है। अपने उसके हालात ये हैं कि वहां पे लाखों लोग जो हैं वो मुंबई जैसे शहर के अंदर जो है सिर्फ मुसलमान और दलित कम्युनिटी अगर थोड़ी सी बाहर आई है, अभी अभी ये मुकम्मल तो नहीं है, तो मोदी का हम्म। सांस जो है वो सूख गया है और उनको दिन में तारे नजर आ गए हैं। तो आप सोचेंगे, अगर मैंने फिर ये रिपीट किया कि अगर सिख भी साथ बाहर आ जाएं, मुसलमान भी साथ बाहर आ जाएं, क्रिश्चियंस जिनको जिनके साथ इस हद तक परसिक्यूशन वहां की जा रही है, उनके चर्चों को आग लगा दी गई है और कई क्रिश्चियंस को जो है वो डॉक्टर मार साहब, दिया गया। तारे तो सही बांग्लादेश ने दिखाए हैं मोदी साहब को। मोदी साहब जा जाके कहा करते थे कि ये जो मुक्ति वाहिनी है इसको हम सपोर्ट करते हैं, और बांग्लादेशियों ने ऐसे तारे दिखाए मोदी साहब को। और जी लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते जी हमें बलूचिस्तान का नाम लेते हुए। जी 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 ऐसे उनको इस वक्त उनको हर तरफ से तारे नजर आ रहे हैं। मालदीव से भी तारे नजर नजर आए हैं उन्हें। बिल्कुल। उसके बाद बांग्लादेश से तारे नजर आ गए हैं उनको। दूसरी तरफ उनको जो है वो 2020 रेफरेंडम खालिस्तान जो था जी उसको टाल दिया, लेकिन वो भी अभी जी तलवार अभी मंडला रही है। जी वो भी मंडला रही है सर के ऊपर उनके। हम्म, और फिर मणिपुर में जो भी हो रहा है, तो उसमें भी बिल्कुल उनको मणिपुर। जी जी उसमें भी उनको तारे नजर आ रहे हैं। तो देखिए, जब आपके मुल्क के अंदर इतना सब कुछ चल रहा हो तो आप अंदर ध्यान दें, ना कि आप पाकिस्तान के अंदर हम्म। दहशतगर्दी के वाकयात करवाने के अंदर अपना ध्यान दें, ना आप कि आप कश्मीर के अंदर जुल्म जो है उसको बढ़ाते चले जाएं। तो इस किस्म की अगर चीजें जो हैं वो अगर इंडिया करता रहेगा, मोदी जो है वो गवर्नमेंट अगर ये करती रहेगी, तो फिर मैं ये रिपीट करूंगा तो दोबारा से कि उसके 26 या 28 टुकड़े होने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो मुझे जो सारा समझ आई है कि सारे फसाद की जड़ ये आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी का नाम है अखंड भारत। और हिंदुत्व। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी देखिए, यूएन के अंदर जो 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 हिंदुत्व खताब किया। हिंदुत्व पॉलिसी और अखंड भारत, ये दोनों। जी बिल्कुल। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यूएन के अंदर खताब किया, और उन्होंने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने ना सिर्फ वॉकआउट किया जब ने तो यहाँ की स्पीच स्टार्ट होनी थी, बल्कि उन्होंने इसको रिलेट किया जो कुछ हो रहा है गजा के लोगों के साथ, और जो कुछ हो रहा है कश्मीर के लोगों के साथ। और बिल्कुल सिमिलर एक सिचुएशन है। और उन्होंने बकायदा और तकरीबन सेम आइडियोलॉजी भी है हसन साहब। हम्म अगर आप देखें, एक तरफ अगर ग्रेटर इसराइल है तो दूसरी तरफ अखंड भारत है। तो जैसे आप कहा करते हैं कि इसके 26 नहीं 28 टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े करते हैं आप इसके? 28 ही करते हैं। मैं नहीं करता। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि उसकी अपनी पॉलिसीज की वजह से होंगे। बिल्कुल। नाज़रीन, एक अच्छा हमसाया होना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को ये नेमत मुयस्सर बिल्कुल नहीं है। और जो रोजे अव्वल से पाकिस्तान के बनने के साथ से ही पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह तोड़ दिया जाए और इस खित्ते के ऊपर कब्जा करके अखंड भारत बना दिया जाए। लेकिन ये जो इस तरह के वाकयात हैं, चाहे वो अभी हालिया जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं मुंबई के अंदर, या इंडस वाटर ट्रीटी वाले हों, या कश्मीर की सूरत हाल हो, या खालिस्तान मणिपुर, ये जितनी भी हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी क्लेम जो डेमोक्रेसी है उसके मुंह के ऊपर तमाचे हैं। ये जितनी जल्दी इन तमाचों का शोर सुन लिया जाएगा उतने ही मोदी सरकार के लिए और बीजेपी सरकार के लिए बेहतर होगा, वरना इंडिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ आप आएंगे, आपके सामने हाजिर होंगे। देखते रहिए ग्लोबल न्यूज वॉच, द गेटवे टू अनफिल्टर्ड न्यूज एंड अनबाइस्ड एनालिसिस। अस्सलाम वालेकुम।